जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज मैं फिर एक बार प्रश्नों की कुछ श्रृंखला के साथ हाजिर हुआ हूं। आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है और आज इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि पीसीएस और आरओ एआरओ इन तमाम एग्जाम्स में इन प्रश्नों का बहुत बड़ा महत्व होता है। लिहाजा हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस जो है करेंगे। जब तक पीसीएस और आरओ के एग्जाम्स नहीं होते, लगातार जो है बैक टू बैक पर डे आपको जो है इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये जो प्रश्न है खास तौर पे इनको आपको समझना है कि ये जो प्रश्न है ये पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अर्थात दोबारा पूछे जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। जो नए क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए नए होते हैं, लेकिन आप गलती कब करते हो, एलिमिनेट कब होते हो, जो आप पुराने क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। जो सबके लिए आसान होते हैं आप गलती करते हो तो आप एलिमिनेट हो जाते हो। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये जो पहला प्रश्न है ये बड़ा खास प्रश्न है। क्या है? द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962 which set the tone for an environmental movement in the world was written by। बात हो रही है ये इस किताब की बात हो रही है, ध्यान देना। इस किताब की बात हो रही है कि ये जो साइलेंट स्प्रिंग जो किताब है, ये देख रहे हैं आप, ये जो किताब है साइलेंट स्प्रिंग, इसकी बात हो रही है कि यह 1962 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1962 में। विच सेट द टोन फॉर एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, जिसने एक जो है पर्यावरण के लिए आंदोलन जो है चलाने की दिशा में अच्छा खासा भूमिका अदा किया। ये किताब कब लिखी, मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी, किसने इस किताब को लिखा था? साइलेंट स्प्रिंग। ये इसी संबंधित प्रश्न है। ठीक है, हाँ। तो ये प्रश्न है कि किसने इस किताब को लिखा था, जिसने बहुत बड़ा जो है पर्यावरण की दिशा में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, या बहुत बड़े आंदोलन के लिए जो है इसने भूमिका का निर्वहन किया, या बहुत बड़ी भूमिका का गठन किया। ठीक है, जिससे आंदोलन चलाया गया और आसानी से आंदोलन चला, या आंदोलन के लिए माहौल तैयार किया। तो ये किसकी किताब थी? तो ये किताब थी, बताइए। तो ये किताब थी भाई, ये आपका ऑप्शन है, रेशल कार्सन। ठीक है ना, रेशल कार्सन की किताब थी ये। और ये किताब जो थी इसने इन्वायरमेंट की दिशा में खास तौर पे काम किया और इन्वायरमेंट के जो आंदोलन हुए उसको इसने प्रमोट किया। ठीक है ना, हाँ। तो जितने भी आंदोलन हुए, आई वुड रेदर से इट पेव द वे फॉर द बिगिनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो इसी वजह से शुरू हुए, मूवमेंट शुरू हुए। तो इस किताब ने अच्छा खासा काम किया। ठीक है, किसकी किताब थी? रेशल कार्सन की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केम इनटू फोर्स, जिसको हम एनजीटी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि एनजीटी कब प्रभाव में आया। ठीक है, एनजीटी प्रभाव में कब आया? तो देखिए इसका ये बहुत आसान है। ये कुल मिला के अक्टूबर 2010 एनजीटी की स्थापना ही 2010 में हुई थी और ये 2010 में ही प्रभाव में आया था, अक्टूबर 2010 में। ठीक है, अगर इसके हम एम की बात करें, अगर हम इसके एम्स की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कुल मिला के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है और ऐसा करने में जो भी क्रियाकलाप हो उनको उनमें तेजी लाना। ठीक है ना, तो रक्षा उपायों में तेजी लाना, ठीक है। अर्थात अगर इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम को तत्काल फाइंड आउट करना और उसके बाद उसका सलूशन ढूंढना और
सोल्यूशन बहुत तेज गति से ढूंढना, ठीक है ना, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। क्लियर भैया? हाँ, इस चीज को ध्यान देना आपको। क्लियर है भाई? एक चीज आप जानते होंगे कि इन्वायरमेंट को पहली बार फोकस किया गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो एक एक्ट आया था, आप लोग जानते होंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है। तो पहली बार इस अधिनियम के तहत कोशिश की गई कि इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। कालांतर में लापरवाही होने लगी जो है, और इन्वायरमेंट को इग्नोर किया जाने लगा, मनमाने तरीके से, अंधाधुंध तरीके से इसका दोहन हुआ। फिर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाया गया ताकि इन तमाम चीज़ों से बचा जा सके और इन्वायरमेंट को जो है साफ सुथरा रखा जा सके। इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी इशू अगर होता है तो एनजीटी उसको जो है डील करती है, उसको देखती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The headquarters of the Greenpeace International is located at. तो you have to understand, सबसे पहले कि आपको ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है वो क्या है। ठीक है भैया? जब इसको आप समझ लेंगे तो आप जो है आसानी से तमाम तरह की चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो ग्रीन पीस जो सबसे बड़ी बात है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक संस्था। पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है, आप बहुत आसान है, समझ लो पहले, एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन पीस क्या है, ये क्या है, इसको थोड़ा समझना आपको बहुत जो है आवश्यक है। ठीक है? खास तौर पे ये क्या काम करता है, इसका क्या पर्पस है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि टू एंश्योर अर्थ एबिलिटी टू नर्चर लाइफ, प्रमोटिंग अ ग्रीन पीसफुल फ्यूचर थ्रू नॉन वायलेंट कैंपेन्स। अर्थात अर्थ की सुरक्षा के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए पर्यावरण अभियानों को बढ़ावा देना। ठीक है? कि पर्यावरण से संबंधित अभियान चलाए जाए ताकि धरती की सुरक्षा हो सके। क्लियर है? धरती सुरक्षित रहेगी तभी जो है सब सुरक्षित रहेंगे। ठीक है? क्लियर है? और जो फोकस की एरियाज हैं, इसके जो फोकस एरियाज हैं कि किन पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है, तो एक तो समझिए आप क्लाइमेट एंड एनर्जी, इस चीज़ को समझिए आप की फोकस एरियाज हैं ये, क्लाइमेट एनर्जी। दूसरा जो है ये फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी को फोकस करता है। ठीक है? तीसरा जो है ये इसका जो फोकस करता है वो करता है कि एंटी न्यूक्लियर एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है? चौथा जो फोकस करता है वो डिफोरेस्टेशन के खिलाफ करता है, अर्थात जंगलों की जो कटाई हो रही है उसको रोका जाए, जंगल रहने चाहिए भाई। ठीक है? तो इसके अलावा ओवर फिशिंग, आप जो है ओवर फिशिंग मतलब जो समुद्र में या वाटर बॉडीज में ओवर फिशिंग होती है, इसको भी रोकता है कि आप ऐसा ना करें। ठीक है? एक हद तक करें, आप ऐसा ना करें। क्लियर भैया? यह लगभग 55 देशों में, या 55 देशों में काम करता है, कार्य करता है। ठीक है? कार्य करता है। भारत में भी एक संस्था है ग्रीन पीस इंडिया के नाम से, ध्यान देना, ग्रीन पीस इंडिया नाम की संस्था भारत में भी है जो कि इन तमाम चीज़ों को टैकल करती है। क्लियर है? तो 55 देशों में सक्रिय है। इसका जो हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में है। इसका उद्देश्य धरती की सुरक्षा करना तथा पर्यावरण अभियानों को बढ़ावा देना। और इसके जो की फोकस एरियाज हैं दैट इंक्लूड, उसमें शामिल है क्लाइमेट एंड एनर्जी,
बायोडाइवर्सिटी, एंटी न्यूक्लियर इन्वायरमेंट जो है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ कि जंगलों की कटाई रोका जाए, और ओवर फिशिंग को भी जो है कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, तो ये इसका मूल उद्देश्य है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। क्लियर भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? किस तरीके से एनजीटी सीपीसीबी अर्थात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अलग है? इससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो इससे संबंधित प्रश्न है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे? बारीकी से डील करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे डील करेंगे? बहुत बारीकी से डील करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखिए, द एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज द सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये एनजीटी जो है एक्ट के द्वारा तो है, एनजीटी वाला तो ठीक है, एक्ट से बना है। इसमें कह रहा है वेयर है, जबकि सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं है। ये भी अधिनियम से बना है, ये भी एक्ट से ही बना है। ठीक है, ये कौन से एक्ट से बना है इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कौन से एक्ट से बना है? वाटर प्रिवेंशन and control of pollution Act 1974। ठीक है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत आपका सीपीसीबी भी बना है। तो ये भी सांविधिक निकाय है, ये भी सांविधिक निकाय है एनजीटी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों किसी एक्ट से बने हैं, इसी को ध्यान देना। इन दोनों का निर्माण अधिनियम के तहत हुआ है, तो ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह नहीं हुआ है। ठीक है ना, सीपीसीबी ये भी वाटर एक्ट या कह सकते हो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत हुआ है सीपीसीबी भी। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं हुआ है, लिहाजा ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, क्लियर है? एक तो एनजीटी वाला सही दिया है, लेकिन सीपीसीबी में गेम कर दिया, इधर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आईएएस 2018 का प्रश्न है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigations in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country। तो भाई ये दोनों सही हैं, एनजीटी का भी अपना उद्देश्य है और ये सीपीसीबी भी का उद्देश्य भी यही है कि भाई वाटर से संबंधित है, तो वेल्स वगैरह जो है, स्ट्रीम्स वगैरह सब साफ सुथरी रहे, इसका ये उद्देश्य है। और इसके अलावा इसका उद्देश्य भी है कि क्वालिटी ऑफ एयर भी ठीक ठाक ही रहे। ठीक है, तो दूसरा सही है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका स्टेट, मतलब केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा जो है संस्था है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड की है, प्रतिपादित की है, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के जो कॉन्सेप्ट है उसको। ठीक है ना, इसको प्रोपाउंड कौन किया है? तो देखिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड कमीशन एंड एजेंडा 21। तो इसको किया है क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने इस चीज को प्रोपाउंड किया है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज, 2-3 बातें आपको समझना है। एक चीज, इसका उद्देश्य है कि एक वर्ल्ड 3 कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके
पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर अनियंत्रित जनसंख्या और आर्थिक विकास के परिणामों का अनुमान लगाया गया। ठीक है, कि मतलब जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, उसके सीमित संसाधन हैं, लेकिन इस पर जनसंख्या का दबाव जो है बहुत ज्यादा है, अनियंत्रित जनसंख्या है। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप भी जो है संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इस प्रक्रिया में आप जो है प्रदूषण वगैरह भी देखेंगे, तो कौन कौन से दिक्कतें या कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं खासतौर पर 21st सेंचुरी में, इसी से संबंधित जो है भविष्यवाणी की गई थी इसमें। ठीक है ना, चुनौतियों की संबंधित, मतलब इसमें 21st सेंचुरी की चुनौतियों की भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, भविष्यवाणी, क्लियर भैया, ध्यान देना। और ये जो रिपोर्ट थी, क्लब ऑफ रोम, ये संस्था जो है इस रिपोर्ट को प्रोपाउंड की थी, ये संस्था इस रिपोर्ट को प्रोपाउंड की थी, इस चीज को ध्यान देना है आपको, क्लियर है। और ये जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट 1972 में आई थी, 1972 में, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब सवाल उठता है कि ये जो आपका क्लब ऑफ रोम है, ये क्या है। ये खास तौर पे इसका जो काम है, एक थिंक टैंक है ये खास तौर पे, और इसका काम है वैश्विक चुनौतियों जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय विचार पेश करना। ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट को लेकर, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जिस प्रकार से रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्स सीमित हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो भी प्रदूषण फैलेगा, संसाधनों का दोहन हो जाएगा, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, इस पर जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको जो है क्रोनोलॉजी आपको सजानी है। पहला है रियो अर्थ समिट, दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ मॉनिटरियल प्रोटोकॉल जैन 1989, एंड फोर्थ है पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। अभी जस्ट हमने देखा, तो ये तो 1972 में था, सभी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखा हमने जस्ट रियो का जो है अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, ये भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रंटलैंड की जो रिपोर्ट आई थी 1987 में, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, और प्रोटोकॉल एक दिया है, तो फिर मिलाइए। तो सबसे पहले कौन आया था, चौथा आया था, चौथा। उसके बाद फिर कौन आया था, 87, दूसरा। तो चौथा और दूसरा, चौथा दूसरा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इनको आपको सजाना, ऐसे प्रश्न आते हैं, लिहाजा बहुत ही खास हो जाते हैं। आप ईयर्स जो इसके हैं, जो जिन वर्षों में इनका गठन हुआ, इसको जरूर आप तैयार करके रखें। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी हेडक्वार्टर्स वगैरह से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो ये वर्ष तो जरूर याद करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते आप वर्ष के बारे में बिल्कुल एकदम श्योर रहें। ठीक है, एकदम इजीली टैकल हो जाते हैं। देखिए आप कैसे आराम से प्रश्न जो है हम लोगों ने टैकल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, अगला प्रश्न है कि अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाटर साइकिल एंड टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ रेन? नहीं। एक कंट्री
जो है ब्यूट करने वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं करता। वर्षा के लिए जो है एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है टेम्परेचर, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, उसके बाद वर्षा होगी, तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन डायरेक्टली ये अमाउंट ऑफ रेन को डिसाइड नहीं करता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर ये डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ रेन, ठीक है ना। तो बात करते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आप देखते हैं आर्द्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्द्रता, तो ये आर्द्रता जो होती है इसमें क्या होता है कि बहुत पसीना होता है आदमी को, ठीक है ना, उमस टाइप का महसूस होता है, चिपचिपा पूरा बॉडी आपका करने लगता है। क्यों चिपचिपा होता है? क्योंकि जो एयर है उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर भी रहता है, ठीक है ना, और वही जब सैचुरेट होता है तो वर्षा के रूप में तब्दील होता है। तो ह्यूमिडिटी अनडाउटेडली प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेन। तो बिल्कुल जो अमाउंट ऑफ रेन है उसके निर्धारण में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो ह्यूमिडिटी की होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाउएवर वी कैन also consider air pressure, water cycles and temperature to be minor contributing factors, लेकिन मेन जो फैक्टर है वो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, ये बहुत ही मेन फैक्टर है। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब है आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय अमेजोन फॉरेस्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो देखो ऑक्सीजन, टोटल जो ऑक्सीजन दुनिया में है, खासतौर पे धरती के वायुमंडल में जितना ऑक्सीजन है उसमें से अमेजन का जो जंगल है वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, खासतौर पे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन, अमेजन फॉरेस्ट कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, यही प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 20%। तो 20% जो अर्थ के इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, 20% जो कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन जो है, इस चीज को ध्यान देना है। तो 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजन का जो जंगल देता है, ठीक है, हाँ, अमेजन फॉरेस्ट। क्लियर है? इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, धरती का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, हाँ। अमेजन फॉरेस्ट कहाँ है? यह है आपका ब्राजील में। कहाँ भैया? ब्राजील में है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ब्राजील में। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है, हाँ। तो 20% जो है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अमेजन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इन टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. Second option, statements, the sustainable development goals have to be achieved by 2030. तो अगर आप स्टेटमेंट्स का परीक्षण करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझते हैं कि सस्टेनेबल क्या होता है डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप प्रेजेंट की जरूरतों को ध्यान रखते हो प्लस आप फ्यूचर की जरूरतों को भी ध्यान रखते हो, ठीक है ना। अर्थात आप
आज के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनका इस्तेमाल इस चीज को कंसीडर करते हुए करते हो कि कल आपकी जब जनरेशन आएगी, आपके बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए आप क्या छोड़ रहे हो। अगर आप सारा पानी खत्म कर लोगे, पेट्रोल खत्म कर लोगे, जितने भी संसाधन धरती पे खत्म कर लोगे, तो वो क्या यूज करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप संसाधनों का दोहन करिए, लेकिन जितनी जरूरत हो उतने करिए, आराम से करिए, तरीके से करिए, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो हमारी हो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात की तरफ इशारा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात है कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड। तो एक चीज ध्यान देना भैया, ये बिल्कुल जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल 1972 में नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ये किया गया था 2012 में, ठीक है, 2012 में गोल्स को प्रपोज किया गया था, ठीक है। और ये गोल्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजीज, अब ये प्रस्ताव किया गया है, ठीक है ना, बाद में देशों ने अप्रूव किया, इसको अप्रूव्ड किया एक साथ, और ये अप्रूव्ड किया 2015 में, 2015 में अप्रूव्ड किया गया, और उसी समय डिसाइड किए गए 2000, उसी समय 2017 मतलब 17 एसडीजी गोल्स डिसाइड किए गए गोल्स, और इनको प्राप्त करना है आपको 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक इन 17 गोल्स की प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये प्रपोजल आया 2012 में, अप्रूव्ड किया देशों ने, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने 2015 में, और बाद में 17 जो है गोल्स निर्धारित किए गए, जिनकी समय सीमा रखी गई कि 2030 तक इनको अचीव करना है। तो चूंकि 72 दिया है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स have to be achieved by 2030। तो अभी मैंने बताया 2030 तक अचीव किया जाना है, अभी मैंने बता भी दिया, तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, ठीक है ना, ये इज द राइट आंसर, आई मीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to Agenda 21 sometimes seen in the news, consider the following statements। एजेंडा 21 के संबंध में प्रश्न है, इस चीज को ध्यान देना पहले। अब कह रहा है 2 स्टेटमेंट हैं, इनको आप देखो। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही जो है आपका स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के से संबंधित है ये, और ये एक्शन प्लान है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि एजेंडा 21 का प्रस्ताव जो आया, एक समिट हुई थी, आप लोग याद किए होंगे, अर्थ समिट, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये समिट हुई थी खास तौर पे 1992 में हुई थी, और ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। तो ये जो रियो डी जेनेरियो में ये जो अर्थ समिट हुई थी, इसी में पहली बार एजेंडा 21 का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। और एजेंडा 21 क्या है? क्या है 21? यह है कि प्रॉब्लम्स ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 21st सेंचुरी की जो प्रॉब्लम है वही एजेंडा 24 का गोल है, ठीक है, सॉरी एजेंडा 21 का। तो एजेंडा 21 का गोल जो है वो 1992 में निर्धारित किया गया था रियो डी जेनेरियो के जो है कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। कहाँ है ये? ब्राजील में है। ये बिल्कुल जोहान्सबर्ग में नहीं हुआ था, ये गलत है, ठीक है भैया, ध्यान देना, ये 1992 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। 10 बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आप इन क्लास को आप बार बार जो है जितनी बार हो सके देखिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए आपके दिमाग में और प्रश्नों को लेकर आप सहज हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।